Welcome back in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma. So today guys, students, we are to start with. In the last very video I was discussing about the refraction of light. Refraction phenomena हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्यों होता है वो वजह डिस्कस की थी, और हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखी थी। हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे होता है, और स्पीड ऑफ लाइट से कैसा रिलेशन है उसका। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम लोग कुछ बातें और करेंगे। हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग समय निकाल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस से ही सारी बातें अधिक से अधिक क्लियर हो पाएंगी। बट बिफोर आई वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ। I can see there are lots of people out there who are just watching my videos. I can just find it out from my analytics, but they are still not subscribing. So it's my humble request guys, please, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करेगा और मुझे भी लगेगा कि बहुत से लोग इंटरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, और वो चाहते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है कि मैं उन्हें कुछ सिखा पा रहा हूँ, वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं उन्हें कुछ सिखा सकता हूँ। तो ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि आप ऐसा फील करते हैं कि नहीं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आई विल बी हैप्पी इन दैट केस। ओके, सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो हम लोग की डिस्कस हो गई थी, थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था कल का, तो मैं आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करता हूँ आपको कि ये क्या होता है, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग देखेंगे जो हम लोग के पास वास्तव में किसी टब में जो कोई बॉडी डालने पर जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है उसकी बजाय कुछ और एपरेंट लोकेशन दिखाई देती है, वो क्यों होता है और वो कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखिए। लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए क्या चीज़ है। सपोज़ मेरे पास कोई मीडियम है, ये इस प्रकार का मेरे पास मीडियम है, ठीक है। मान लेते हैं ये मीडियम जो है ये टी मोटाई का है। ये मीडियम जो है इसकी मोटाई जो है, इसकी जो थिकनेस है वो टी है। कोई लाइट आती है, ठीक है, तो यहाँ एक नॉर्मल खींच देते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि लाइट अपने पाथ से डेविएट होकर, मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, उसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है। कुछ भी हो सकता है, अगर ये एयर है तो ये वाटर होगा, अगर वाटर है तो ये उससे डेंसर कुछ और होगा, इससे ग्लास हो सकता है। एयर से तो वाटर और ग्लास दोनों ही डेंसर होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब ऐसे ना जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी वो, ये मान लेते हैं ऐसे पहुँच गई, और फिर उसके बाद नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ खींच दें तो ये लाइट जो निकलेगी यार वो इस लाइट के पैरेलल निकलेगी। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो मैं काम करता हूँ, इस लाइट को पहले मैं पैरेलल प्रोड्यूस कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये लाइट का जो रास्ता है इसको मैं पैरेलल प्रोड्यूस कर देता हूँ ऐसे। तो लाइट एक्चुअली निकल तो पैरेलल रही है, पुरानी वाली लाइट के इंसिडेंट लाइट के पैरेलल हो गई। वॉट एवर द इंसिडेंट लाइट वॉज देयर कमिंग बैक to the same medium, light has again become parallel to the initial one in which it was earlier. But we can see that actually there has been a kind of shift. We can see थोड़ा सा shift आ गया light में, है ना। You can see these two are parallel lines, but they two are having some distance between them. Are they not having any distance? So same, this is the case over here as well. There is some distance between them. You can see that this distance. Now this distance is only known as the lateral displacement. Okay, यानी लाइट जो है थोड़ी डिस्प्लेस हो गई है, थोड़ा डिस्प्लेस होकर उधर चली गई है। इसी को हमें निकालना है। हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट को नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम बी दे देते हैं, इसको नाम सी दे देते हैं, ठीक है। ये एंगल इंसिडेंस है तो ये एंगल आपका रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ये एंगल रिफ्रैक्शन है तो ये भी रिफ्रैक्शन होगा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों नॉर्मल है। ये इंटरसेप्ट है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ठीक है। और कुछ बचा है, हाँ, एक काम करो यार, इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दो यहाँ पे, और यहाँ पर इसका एक नाम दे दो, मान लेते हैं इस इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो देखिए थोड़ा सा हम इसको आगे प्रोड्यूस कर दिए हैं। यहाँ नाम एक और दे, ये बी पॉइंट था, इस पॉइंट को नाम हम लोग मान लेते हैं एस दे देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो यार, ये चीज़ और याद रख लो, ये चीज़ थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ कि ये जो एंगल इंसिडेंट ये बना के आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और डेविएट होती है। तो आप गौर कीजिए कि लाइट इस रास्ते जा रही थी, ठीक है। तो लाइट
में डेविएशन कितना आ गया, यानी लाइट कितना डेविएट हो गई। तो लाइट इतना डेविएट हो गई यार, इस रास्ते जा रही थी और इस रास्ते जा रही है, तो डेविएट इतना एंगल हुई। ये एंगल अगर देखो, ये पूरा एंगल जो है ये एंगल आई है, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल आई होगा। ये पूरा एंगल आई है, इतना एंगल आर है, तो इतना एंगल होगा आई माइनस आर। तो ये आई माइनस आर जो है इसको हम लोग डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये डेविएशन है, आई माइनस आर इज़ द डेविएशन। यहाँ भी वही काम है, ये एंगल मुझे पता करना है, तो ये वही वाला एंगल, वही समझाया मैंने अभी आपको, ये होगा आई माइनस आर, ठीक है। मैंने बड़ा सा लिख दिया यहाँ पे, इसको मिटा दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये याद रखना कि ये आई माइनस आर जो है, मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो अच्छा, आई माइनस आर, ठीक है। ये वाला एंगल आई माइनस आर है, ठीक है। अब एक काम करो, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में देखें तो इस वाले एंगल का जो साइन है, ये एंगल क्या है, आई माइनस आर। आई माइनस आर जो आपके पास है, इसका अगर हम लोग साइन ले लें, साइन ऑफ दिस एंगल, तो इस एंगल का साइन इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये तो बेस है ही, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो होता है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर खींचा है ना आपने, ये वाला जो है हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग BC लिख देते हैं, ये BC हमारी लैटरल शिफ्ट है, हमें लानी है, ठीक है। और ये लेंथ को हम लोग लिख देते हैं AB। इतनी बात समझ में आई, इसको फर्स्ट लिख लो। अब ट्रायंगल ले लो ASB, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ASB, इस ट्रायंगल में हमको ऐसा रिलेशन चाहिए कि ये वाले की जगह हम T के रिस्पेक्ट में कुछ ला सकें। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे cos R देखें, यानी ये वाले एंगल का cos देखें, तो ये बेस हो जाएगी और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। तो आप लिख सकते हैं ये बेस, ये वाली लेंथ जो है इसको हम लोग डायरेक्टली T लिख लेते हैं। तो ये हो गई बेस, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका AB, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? बताइए कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? तो ऐसा है कि AB की जगह आप ये लिख लीजिए, यानी AB कैन बी रिटन एज T अपॉन cos R, ठीक है। अब जो AB की वैल्यू आई है ये यहाँ पुटअप कर दो। सबसे पहले तुम एक काम करो कि ये पूरे फॉर्मूले को BC के टर्म्स में लिख लो, क्योंकि वही लैटरल शिफ्ट है। इसको करने के लिए मैं ऊपर यहाँ रब कर दे रहा हूँ, सो दैट I get some space available for me to do further problems. Okay, so let me rub this down. Okay, I'm rubbing this down. I'm writing ये चीज़, पहले एक काम करता हूँ, पहले इक्वेशन को, ये इक्वेशन सेकेंड है आपकी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, BC जो आपकी लैटरल शिफ्ट है उसको आप लिख सकते हैं AB साइन I माइनस R, लिख सकते हो। AB को तुम लिख सकते हो T cos R, तो AB हटा देते हैं यार, AB हटा देते हैं, हट गया AB हट गया, तो यहाँ पे आ गया T अपॉन cos R, हो गया। अब एक काम करो यार, ये साइन A माइनस B के फॉर्मूले से खोल दीजिए इसको। You know the formula of sin A minus B? These formulas are very important. Sin A minus B, sin A plus B, cos A minus B, cos A plus B, उसके और उनके प्लस वाले, यानी sin A plus B plus sin A minus B, sin A cos A plus B plus cos A minus B, ऐसे करके जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं ये सब फॉर्मूलेस याद रखें, because these formulas are being used every now and then. Okay, so better you are going to remember this formula, better you will be feeling yourself while doing these problems. Okay, so साइन ए माइनस बी खोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से खुल जाएगा ये। तो मैं लिखता हूँ इसको T अपॉन कॉस आर, है ना, ये लिख लिया मैंने, साइन आई कॉस, या ये ऐसे लिख दो, ऐसे समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर, ठीक, ऐसे करके। अब एक काम करो, कॉस आर से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये हो जाएगा T, तो कॉस आर पहले वाले केस में कट जाएगा, तो ये साइन आई बचेगा। बस कॉस आर जब यहाँ जाएगा, आपको ये पूरे में अंदर ले जाना है इसको, है ना, कॉस आर से ये वाले को क्वेश्चन करो, तो वो कॉस आई आपके पास बचेगा और साइन आर अपॉन कॉस आर आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक। अब देखो, साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ तो अभी हमने लगा ही नहीं, तो क्यों ना हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। इतना आपको पता है, इतना तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इतना हटा देता हूँ और स्नेल्स लॉ पहले लिख देता हूँ इस साइड, ताकि वहाँ पे हमारे पास जगह अवेलेबल रहे काम करने के लिए। देखिए स्नेल्स लॉ होती क्या है, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं। स्नेल्स लॉ आप इधर से लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, दोनों का साइन होता है आई और आर का, और ये होता है जो भी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो,
क्योंकि ये तो इसको तो हमने एयर ही मान लिया, मान लेते हैं एयर है, ये कोई मीडियम है और वापस एयर है। तो एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है, तो किसी का भी एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तो उसका एब्सोल्यूट होगा। तो क्यों ना उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख लेते हैं हम लोग, केवल म्यू लिख देते हैं उसको। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, एम भी लिख लो, मान लेते हैं। एयर के रिस्पेक्ट में है ये, लेकिन एयर के रिस्पेक्ट में होता है तो वो उसका एब्सोल्यूट होता है, तो हम लोग लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर के, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बोला जाता है, अदरवाइज बोलेगा इस मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। अगर ऐसा नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब वो अगर बोल रहा है केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन दैट इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। बाय सेइंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, वी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एवरी नाउ एंड देन, इट इज अंडरस्टूड, कीप इट रिमेंबर्ड एवरी टाइम। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाइए। तो ऐसा है यार, साइन आर की जगह तुम्हें ये लिखना है, साइन आर को उधर ले जाओ, तो साइन आई अपॉन, यानी ये मैं इधर कर दूँ, ये मैं इधर कर सकता हूँ ना, तो इसको हटा देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको यहाँ पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे साइन आर लिख लो। अभी क्या है कि यार तुम्हारे पास जो साइन आर है उसकी जगह ये पुटअप कर दो। यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर दो, टी साइन आई अपनी जगह है माइनस कॉस आई, और साइन आर तो ऊपर है। अब साइन आर के टर्म्स में नीचे वाले को लिख लेते हैं, कॉस आर है तो क्यों ना हम लोग इसको लिख लें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। यार ये फॉर्मूला तो पता है ना, हे भगवान, प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर आर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। ठीक, तो साइन आर को आप लिख सकते हैं ये सब 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। ठीक, इसी का उल्टा अगर इसको उधर ले जाते 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की जगह कॉस स्क्वायर आर लिख सकते थे। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए, 10th के फॉर्मूले हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का रूट जो होगा वो कॉस आर हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। ये इधर ले आओ, आपकी बारी कॉस आर के फॉर्म में है। ठीक, इस चीज़ को यानी कि कॉस आर आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर भी हो सकता है, याद रखना। तो यहाँ पे रख लिया, कॉस आर को ऐसे लिख लिया। क्यों लिख लिया भाई, मैं मिटा दे रहा हूँ, क्यों लिखा इसको, क्योंकि साइन आर के टर्म्स में मेरी वैल्यू आ गई थी। तो यार वैल्यू जो आ गई उसको पुटअप कर दो, टी यहाँ से लिखते हैं साइन आई माइनस कॉस आई, साइन आर की जगह आपने लिख लिया साइन आई, और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, है ना, दिस ऊपर साइन आई आ जाएगा और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, और अंडर जो है उसको यार लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई। तो साइन स्क्वायर आर का मतलब कि साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, टी साइन आई को अपनी जगह रहने दो माइनस कॉस आई साइन आई अपॉन म्यू। अंदर इसको अगर तुम खोल कर एलसीएम ले लेते डायरेक्ट, या मैं कभी कर दे रहा हूँ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आई है और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो म्यू एम स्क्वायर एलसीएम के रूप में ये ऐसे हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे अगर, तो यहाँ पर ये वैल्यू, आप एक काम कीजिए, ऊपर साइन आई कॉमन ले लीजिए आप, तो टी साइन आई आपने कॉमन ले ली, साइन आई कॉमन ले लिया, टी तो पहले से बाहर था, तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा होगा कॉस आई। ठीक है, म्यू एम लिख लो। जब इसको एलसीएम लेके बाहर निकालोगे तो चूंकि ये स्क्वायर है तो रूट लगा हुआ है, अगर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो केवल म्यू एम हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, और अंदर बचेगा यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, समझ में आया, विजिबिलिटी ठीक है, हाँ ठीक है भाई। अब बस ख़त्म हो गया यार, ये आपस में कट गया और आपके पास जो फॉर्मूला आ गया उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब जो फॉर्मूला आपके पास आ गया है अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो आपकी लैटरल शिफ्ट है, जो चाहो तो उसके लिए लैटरल शिफ्ट लिखो, ये हो जाएगा टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, ये सब हटा दो यहाँ से, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आ गई आपकी लैटरल शिफ्ट। ठीक, क्लियर हुआ, लैटरल शिफ्ट कैसे आ गई, समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? ठीक है,
अब मैं जल्दी से इसको रब करने जा रहा हूँ और रब करके एक नए पार्ट पे आ रहे हैं हम। ठीक है, हम जो बताने जा रहे हैं उसको देखिए। ये मान लेते हैं मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, कंटेनर है मेरे पास। अब ऐसा है क्या यहाँ पे कि यहाँ मान लेते हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, इसमें पूरा वाटर है, इसको वाटर मान लीजिए, यहाँ वाटर भरा हुआ है। यार यहाँ पर अगर कोई सिक्का अगर हम लोग डाल दें, कॉइन डाल दें, तो जब कॉइन को तुम बाहर से देखोगे ना तो वो कॉइन तुम्हें कहाँ दिखाई देगा, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। एक काम करो, ये कॉइन, इस पर लाइट कॉइन पे पड़ी होगी कहीं से भी, अंदर जो बीकर में लाइट तो जा ही रही होगी, ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास का बीकर है, सो इट मीन्स दैट लाइट वुड बी कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। तो लाइट जब इस पर पड़कर बाहर निकल रही होगी, मान लेते हैं 2 लाइट लेते हैं, एक सीधे निकल रही है, ठीक है, इसको मैं पहले रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सीधे नहीं बना है। तो एक सीधे निकल रही होगी, तो सीधे वाली तो मुझे पता है डेविएट होती नहीं है, वो तो सीधी चली जाएगी। और एक कुछ एंगल पे निकल रही होगी ऐसे, ठीक। अब जो इस पॉइंट पे पहुंची तो देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दीजिए। अब आपको पता है ये डेंसर मीडियम है, वाटर एयर में जा रही है तो रेयर मीडियम है। लाइट अपने रास्ते से नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, यानी अपने रास्ते से उधर बेंड करेगी। तो मान लेते हैं उधर बेंड करती है, लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो आपकी आँख यहीं पे है, एक बड़ी सी आँख बना देते हैं आपकी, ठीक है। मान लेते हैं ये आपकी आँख है, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं। तो आपको जो ये कॉइन दिखाई देगा, तो कैसे दिखाई देगा, ये दोनों रे तो डाइवर्जिंग है जो हमारे ऑब्जेक्ट से निकली हैं। तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ये बैकवर्ड मीट हो रही है, डाइवर्जिंग रे बैकवर्ड मीट होती हैं। तो आपको जो कॉइन की इमेज दिखाई देगी वो इस पॉइंट पे दिखाई देगी। मान लेते हैं ये टी मोटाई तक पानी भरा हुआ था, ठीक। तो आपको जो ये दिखाई देगी, तो ये जो टी है ये एक्चुअल डेप्थ है। क्या है ये? एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ जो है, जो वास्तव में कॉइन पड़ा है, वो टी पे पड़ा हुआ है, एकदम बॉटम पे। और ये है आपकी एपरेंट डेप्थ जो आपको दिखाई दे रही है। एपरेंट मीन्स विच इज़ अपीयरिंग टू बी। एपरेंट का अपीयर होता है। एपरेंट मतलब जो चीज़ हमें दिखाई जैसी दे रही होती है उसको एपरेंट कहते हैं। जो एज अपीयर हो रही हो, कैसी अपीयर हो रही है, वो एपरेंट है। तो एपरेंट डेप्थ ये है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं सब नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, है ना। ये तो पता है आपका एंगल आई होगा, भाई इधर से जा रही तो इसी को आई मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये आई है और उस समय ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो ऐसा है, ये एपरेंट डेप्थ है आपकी। एपरेंट डेप्थ आपकी क्या है? एक्चुअल डेप्थ टी कहो या आप इसे ऐसे कहिए ए सी, ये आपकी एक्चुअल डेप्थ है, या टी कह दीजिए उसको। और एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ एक ही है, और रियल डेप्थ भी लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, एक ही चीज़ है। और आपकी एपरेंट डेप्थ जो है वो क्या है? एपरेंट डेप्थ जो है वो क्या चीज़ है भाई? एपरेंट डेप्थ है आपकी ए बी, याद रखना इसको, ठीक। अब देखो ऐसा है, यहाँ पर ज़रा गौर करो, ये वाला एंगल आर है, ये पूरा एंगल, तो ये वाला भी एंगल आर होगा, वर्टिकली अपोजिट। भाई ये वाली नॉर्मल और ये लाइन तो आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो ये आर है तो ये पूरा आर होगा। तो ये वाला पूरा आर है तो ये वाला भी आर होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली हैं। तो ये वाला और ये वाला आपस में अल्टरनेट हो गए। समझ में आया? तो एंगल ये वाला आर हो गया, यानी एंगल ए बी डी जो है ये डी पॉइंट है, ठीक। तो ए बी डी जो है वो आपका आर है, ठीक है। इसी प्रकार से इतना एंगल आई है तो इतना एंगल भी आई होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। तो एंगल ए सी डी जो है वो एंगल आई है, ठीक। सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यानी कि जो एंगल साइन इधर का है और उधर का जहाँ जा रही है, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए जहाँ पे जा रही है, जिस जगह जा रही है वो एयर है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जहाँ पे जा रही है वो एयर है और जहाँ से जा रही है वो वाटर है। ये याद रखना। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब ऐसा है, चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लो तो रेसिप्रोकल ले लोगे इसका, तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल एयर, है ना। और इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन डब्ल्यू। ये तो पता है ना, कल मैंने बताया था आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं मैं म्यू से कहीं मैं एन से डिनोट कर देता हूँ, उससे फ़र्क नहीं करो। तो मैं एन ही लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं म्यू ही बना देता हूँ, क्योंकि म्यू से बार बार आप लिखें हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। म्यू ही कर लो, ठीक। तो मैंने कल ये बताया था ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
2 with respect to 1 can be written as 1 upon refractive index of 1 with respect to 2. यानी refractive index of water with respect to air can be written as 1 upon refractive index of air with respect to water. तो air with respect to water 1 upon ये उसकी जगह an है ना, ये लिख सकते हैं refractive index of water with respect to air. ये इसलिए लिखा मैंने कि refractive index of water with respect to air जो है वो एक्चुअली वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहा जाता है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना, वो लिखा भी नहीं जाता। तो बस ये मान लो कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर वो म्यू डब्ल्यू है ऐसे लिख लो, या केवल म्यू भी लिख लोगे तो भी काम आ जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते, वो उस मीडियम का है। तो यानी उस मीडियम का जो भी मीडियम है मान लेते हैं वाटर है तो वाटर मान लेते, चलो अच्छा वाटर ही मान लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वाटर का है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो एयर के रिस्पेक्ट वाला है उसमें, ये एयर के रिस्पेक्ट में जो होगा इसका वही इसका एब्सोल्यूट होगा। अब देखो एपरेंट डेप्थ ये ए बी है आपकी। अब एक काम करो यार, मैं जो कह रहा हूँ वो ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी आर या ए बी डी, इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप साइन आर लिखिए, तो साइन आर आप क्या लिखेंगे? इस एंगल का साइन लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, यानी कि ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ, जिसको हम लोग बी डी लिख सकते हैं, ठीक। अब जरा मैं ये चीज़ आपको समझा दूँ, चूँकि ये आपको बहुत बड़ा बना के दिखाया गया है ना। कॉइन इतना छोटा सा होता है, उससे जो दो लाइट जाती हैं वो ज़्यादा एंगल पे नहीं आती, तो ज़्यादा एंगल पे डेविएट नहीं होती, तो वो बहुत थोड़े पे डेविएशन होता है। वो तो यहाँ दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आए। तो उसमें जो ये वाली लेंथ होती है वो इस लेंथ के बराबर होती है ना, ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, यही समझाना है। यानी कि जो ये वाली लेंथ होगी वो इस लेंथ के लगभग लगभग बराबर होगी, जो ये वाली लेंथ होगी वो इस लेंथ के लगभग लगभग बराबर होगी। चूँकि एंगल बहुत छोटा है, ये आई और आर बहुत छोटे हैं, वो तो आपको बनाने के लिए, दिखाने के लिए जो है बड़े बना दिए गए हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ज़रा, ओके। तो यानी मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि साइन आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। तो ए डी को ऐसे लिखे रहने दो, चूँकि ये छोटा एंगल है इस वजह से बी डी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, बी डी ए डी अपॉन ए बी लिख लो इसको, ठीक है। ये बात समझ में आई? इसी प्रकार से मैं इस वाले का साइन इस ट्रायंगल में देख लिया आपने। अब ये वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी में देखो भाई क्या है, यहाँ पे भी तुम इस एंगल का साइन लो तो साइन आई जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आप उसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए डी, पहले इधर साइन आई लिख देते हैं, साइन आई इज इक्वल टू ए डी अपॉन ये वाला हाइपोटेन्यूज सी डी। और फिर से वही बात है कि ये लेंथ और ये लेंथ लगभग लगभग बराबर होंगी, चूँकि ये एंगल बहुत छोटा है। तो ये लेंथ की जगह हम लोग लिख देते हैं ए सी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और यहाँ ए सी लिख देते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये एंगल साइन आर है, ये एंगल साइन आई है, तो साइन आई अपॉन साइन आर आप जानते हैं क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़, आप यहाँ देखिए, ये देखिए, तो साइन आर अपॉन साइन आई आप ऐसे कर लीजिए या साइन आई अपॉन साइन आर कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, साइन आर अपॉन साइन आई कर ली। तो साइन आर की वैल्यू हमारे पास जो है वो है साइन आर इज इक्वल टू ए डी ओवर ए बी, है ना, अपॉन ये वाला इक्वेशन लिखोगे तो साइन आई है ना, साइन आई हो जाएगा आपका, साइन आई, और हमने रिस्पेक्टिव इक्वेशन को बस डिवाइड कर दिया, एल एच एस को डिवाइड कर दिया है, इससे इसको डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड किया है, इससे डिवाइड किया है, ठीक है। तो साइन आर ऊपर रखो तो ए डी अपॉन बी डी, और फिर यहाँ पर ए डी अपॉन ए सी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए डी ओवर ए बी इंटू ए सी ओवर ए डी, ठीक है। ए डी काट दो, आ गया क्या, ए सी अपॉन ए बी। साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई देखा आपने। आप जानते हैं यहाँ साइन आर अपॉन साइन आई की वैल्यू कितनी है, इस वाले इक्वेशन से देखिए, म्यू है ना, तो साइन आर अपॉन साइन आई की जगह म्यू डब्ल्यू लिख लीजिए। तो म्यू
ऑफ द मीडियम, वाटर के लिए हमने म्यू डब्ल्यू लिख रहा हूँ, इसका ये म्यू डब्ल्यू है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर है, यानी ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या आ रहा है, ए सी अपॉन ए बी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, ए सी अपॉन ए बी, लिख लो भाई, ए सी ओवर ए बी, ठीक। ए सी क्या है, टी, टी लिखो या लिखो, ए सी है तुम्हारी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इतनी, ए सी जो है यही रियल डेप्थ है, तो ए सी की जगह आप चाहें तो रियल डेप्थ लिख सकते हैं, डेप्थ, ठीक है, अपॉन ए बी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को हम लोग लिख सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। देखो ये आ गया तुम्हारे पास साइन आई अपॉन साइन ए सी अपॉन ए डी है ना। अब एक काम करो यार, इसको उठा के बस यहाँ पे लिख लो और देखो हमारे पास क्या आ जाता है। बाकी सब मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। साइन आई अपॉन, मैं इसको लिख लेता हूँ साइन आर अपॉन साइन आई जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम यानी वाटर का, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हटा देता हूँ मैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। और जो हमारे पास आया उसको लिख लेते हैं। हमारे पास आया है साइन आर अपॉन साइन आई और ये बराबर आया है ए सी अपॉन ए बी के, ए सी अपॉन ए बी के। ए सी क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ, ए सी अपॉन ए बी, ठीक। ए सी क्या है, यही है तुम्हारा टी लिख लो या रियल डेप्थ, ठीक है। तो इसको रियल डेप्थ लिख सकते हैं चाहे तो, रियल डेप्थ के लिए आर डी लिख देता हूँ, रियल डेप्थ। और ए बी जो है वो हमारी एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। साइन आर अपॉन साइन आई हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो आ रहा है या मीडियम जो आ रहा है वो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एपरेंट डेप्थ, ठीक। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला होता है। इसको कुछ जगह आप ऐसे भी लिख लेते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीका और है लिखने का, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप पहले इतना देख लीजिए, ये बात समझ में आई आपको। अब इसी फॉर्मूले को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, मैं आपको ये सब मिटा के एक बार दिखा देता हूँ वो क्या मैं कह रहा हूँ मैं। देखिए कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रियल डेप्थ है क्या यार, ए सी, ए सी तुम्हारा क्या है टी, तो इसको तुम लिख लो टी, ठीक। और ए डी एपरेंट डेप्थ जो है ये क्या है, एपरेंट डेप्थ इतनी है, एपरेंट डेप्थ तुम्हारी इतनी है। तो एपरेंट डेप्थ को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं दिस ए सी यानी रियल डेप्थ माइनस ये वाली, तो यानी टी माइनस इतनी लेंथ को अगर करोगे तो ये एपरेंट डेप्थ ही आ जाएंगी ना। तो ए रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ जो हमारे पास है, एपरेंट डेप्थ जो ए बी है, रियल डेप्थ को मैं फिर से देखो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये ए सी है आपका, अपॉन ए डी को मैं लिख दे रहा हूँ ए सी माइनस बी सी। देख लो ए सी माइनस बी सी, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ तुम्हारी ए सी थी, एपरेंट डेप्थ तुम्हारी ए बी थी, तो उसको मैं फिर से ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि ये बना सकूँ, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। इससे हम लोग निकालने क्या, देखो ये हमारी एपरेंट डेप्थ आ गई है, हम लोग इसे लैटरल शिफ्ट, अब की बार हम लोग बी सी निकालना चाहते हैं कि ये कितना शिफ्ट हुआ ऊपर, है ना, ये कितना शिफ्ट हुआ। एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन का जरा रेसिप्रोकल ले लो, अगर रेसिप्रोकल लगोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना, ऐसा लिख लो। और ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी ओवर ए सी। अब एक काम करो, ए सी को दोनों के साथ सेपरेट कर लो, तो दोनों के साथ अगर सेपरेट कर लोगे तो ऐसे लिख सकते हो इसको, अपॉन ए सी, ये कट जाएगा, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। फिर लिख दे रहा हूँ ऐसे, हटा के यहाँ पे पूरा 1 कर दे रहा हूँ मैं, 1 माइनस बी सी ओवर ए सी कर दिया मैंने, समझ में आई बात। अब एक काम करो, बी सी ओवर ए सी इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो बी सी ओवर ए सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक, कर सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला और आ गया, ये आ गया लैटरल शिफ्ट का। ए सी क्या है, रियल मोटाई है, चाहे तो थिकनेस ऑफ द मीडियम भी कह सकते हैं, रियल डेप्थ जो है वही तुम्हारी थिकनेस ऑफ द मीडियम भी है, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक। तो ये आपके पास एक और सा फॉर्मूला आ गया। ये बी सी है क्या एक्चुअली, इसी को हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं, और सॉरी लैटरल शिफ्ट कह रहा हूँ, शिफ्ट कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। यानी एक्चुअली जो आपके पास आ रहा है
जो आपके पास कॉइन जो दिख रहा है जहाँ पे था एक्चुअल और जहाँ हो गया, तो कितनी शिफ्टिंग की उसने, कितना शिफ्ट हो गया ये, इस शिफ्ट को हम लोग इसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट याद रखिएगा, नॉर्मल शिफ्टिंग कितना हो गया है, या शिफ्ट भी याद रखो। तो ये बी सी जो है ये तुम्हारा इतना T1 - 1/VW के बराबर है, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा मैं इसको रब कर दे रहा हूँ।